चलिए, तो आज के लेक्चर में बेटा हम वेक्टर एडिशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। सेकेंडली आज एक डिफाइन करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर वेक्टर्स दो से ज़्यादा हो जाएं तो उनको कैसे हमने ऐड करना है। एंड थर्डली हमने करना है कि अगर वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़े उस केस में जो डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स है वो कैसे निकलेगा। एंड लास्टली कुछ क्वेश्चंस हम टेकअप करेंगे फ्रॉम जेई मेंस एंड AIPMT। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसमें हमें दो वेक्टर्स A और B को ऐड करने के लिए एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो पॉइंट ऑफ एक्शन में से क्रॉस करता है वो डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स का सम होता है। अगर किसी ने स्टूडेंट ने बेटा ये टॉपिक नहीं किया हुआ तो आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे लिंक गिवन है वेक्टर एडिशन का, तो वहाँ से पहले वेक्टर एडिशन कर लीजिए तो इस टॉपिक का पूरा मज़ा आएगा। तो टीचर का काम है कि टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना, समझाना आप लोगों को, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अगर वो मिसिंग है तो फिर ये पूरा टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो जिन बच्चों ने वेक्टर एडिशन का टॉपिक ध्यान से अच्छी तरह से नहीं किया हुआ वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में चले जाइए। चलिए, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। जो पीछे फॉर्मूले ड्राइव किए उनको क्विकली। सबसे पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला बड़ा कॉमन, बार बार यूज़ होना है, रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। डेरिवेशन नहीं डिस्कस होगी यहाँ पे, वो पिछले लेक्चर में हो चुकी है। और डायरेक्शन निकालने के लिए कि ये जो R वेक्टर है वो वेक्टर A के साथ कितना एंगल बनाता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको ये एंगल निकालना है फाई। इस एंगल का जो टेंजेंट है tan फाई दैट इज गिवन बाय B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। चलिए, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर किया हुआ है उनको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैंने बोला कि दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे A एंड B तो उनका रिजल्टेंट होगा सिंपली A प्लस B। वेक्टर बड़े साइज का आएगा, नो डाउट। और यही जो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है उसका ये मैक्सिमम वैल्यू भी है। दो वेक्टर्स को ऐड करने पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है ना रिजल्टेंट की, वो थीटा इक्वल टू 0 पे ही आती है एंड दैट इज इक्वल टू A प्लस B। हाँ, अगर दो वेक्टर राइट एंगल पे होंगे, राइट एंगल पे बेटा जो थीटा का वैल्यू है वो 90 हो जाएगा। कॉज ऑफ 90 पुट करेंगे तो वो 0 आएगा। 0 आएगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है उसमें A² और B² ही बचेंगे। तो रिजल्टेंट इज इक्वल रूट ऑफ A² प्लस B²। अगर दो वेक्टर्स डायरेक्शन में अपोजिट हैं, जैसे कि सिंपल सी बात लें कि अगर एक ट्रक को दो बंदे धक्का लगा रहे हैं बेटा, एक ने फोर्स लगाया राइट हैंड साइड को एक ही डायरेक्शन में, वो फोर्स था 70 न्यूटन, और दूसरे बंदे ने फोर्स लगाया लेफ्ट हैंड साइड को, दैट वाज ओनली 30 न्यूटन। तो क्वेश्चन पूछे ट्रक पे नेट फोर्स क्या आएगा। तो बेटा ये दोनों वेक्टर्स ना डायरेक्शन में अपोजिट हो गए, तो अगर एंगल 180 हो जाए तो आपको बताया है कॉज ऑफ 180 डिग्री कितना होता है। राइट हैंड साइड पे लिखिए चैट बॉक्स में, कॉज ऑफ 180 कितना होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बच्चों का आंसर आ गया, -1, वेरी गुड। चलिए, तो कॉज 180 -1 होता है बेटा। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट कर दूँ तो ये बनेगा A² प्लस B² माइनस 2AB जो कि A माइनस B का होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर का रूट लेंगे तो बेटा वो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी A माइनस B। कुछ बुक्स में ना मैग्नीट्यूड A माइनस B भी लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि A बड़ा है कि B बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं।
मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपने बड़े वेक्टर में से छोटा माइनस करना है। अभी मैंने ए बड़ा दिखाया था, बी वॉज स्मॉलर इन साइज। अगर बी का वैल्यू बड़ा हो गया तो बी आगे कर देना, माइनस ए लिख लेना बेटा, आंसर पॉजिटिव आएगा। ये दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू है, इससे छोटा नहीं आ सकता, इससे बड़ा नहीं आ सकता, इसके बीच में कहीं ना कहीं या इसके इक्वल टू या मिनिमम a माइनस बी के इक्वल टू रहेगा। चलिए, ये पॉइंट्स पहले भी डिस्कस हो चुके हैं पर मैं बार बार आपको रिपीट करके देता रहूँगा। रीज़न बीइंग प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये वो चीज़ है जो बार बार यूज़ होनी है, तो इसका हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आपने टेबल लर्न किए, अब आप सोचते थोड़ी हैं कि 9 इंटू 7 कितना होता है, आप सीधा लिखते हैं 63, आपने वो याद कर लिया क्योंकि ये बार बार यूज़ होना है। फिज़िक्स में ये जो पेज आपके सामने डिस्प्लेड है, अभी एक्स्ट्रा इंक हटा देता हूँ, इस पेज ने बेटा रिपीटेडली यूज़ होना है, +1 +2 दोनों सालों में चलता रहेगा। तो इनको टिप्स पे करिए, इसलिए मैं भी बार बार कराता रहता हूँ ताकि बच्चों को अच्छी तरह से लर्न हो जाए। चलिए, अब एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, आपको जो बुकलेट मिलनी है, अभी तो लॉकडाउन के कारण नहीं मिल पाई आपको, उसमें ये थर्ड क्वेश्चन है 2 डायमेंशनल मोशन का। तो सबसे पहला काम आपको बताया हुआ है कि पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। अ प्लेन इज ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड्स एट अ स्पीड ऑफ 500 km/h. A wind starts blowing southwards with velocity 90 km/h. What is the speed and direction of motion of the plane as seen by an observer on the ground? तो ये नीचे जो मैप सा बना हुआ दिख रहा है, ये थोड़ा सा फीलिंग को और इम्प्रूव करने के लिए मैंने शो कर दिया। तो क्योंकि क्लासेस जो हैं वो चंडीगढ़ में चलती हैं, चंडीगढ़ मोहाली, इट इज़ कॉल्ड ट्राई सिटी। काफ़ी बच्चे बाहर के भी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है आज हमें, तो उनके लिए ये मैप है चंडीगढ़ और उसके सराउंडिंग एरियाज़ का। तो लेट अस से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हम मार्क कर लेते हैं। आपने हमेशा नॉर्थ जो है ना, जब आप ड्रॉ करेंगे क्लासरूम में, तो आपने जिधर अपना ब्लैक बोर्ड है क्लासरूम में, जिधर टीचर खड़ा है, उधर हमेशा आपने नॉर्थ मार्क कर लेना है, आसान रहता है उससे। अगर आपके सामने नॉर्थ है तो आपके बैक साइड में ऑब्वियस है साउथ होगा। इन दिस केस आपके राइट हैंड साइड पे बेटा ईस्ट मार्क करना होता है। बस ईस्ट के सामने वेस्ट तो होगा ही होगा, वो तो छोड़ो परे। जिधर टीचर खड़ा है उधर नॉर्थ मार्क करेंगे, और जिधर बेटा आपका राइट हैंड साइड पड़ता है उधर ईस्ट मार्क कर लेंगे। चलिए, डायग्राम हर क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लेन ने बेटा जो उसका इंजन है प्लेन का, वो उसको स्पीड देता है 500 km/h। यानी अगर विंड नहीं चल रही तो प्लेन ने ऐसे आना था। तो प्लेन जो था वो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा था 500 km/h से। ईस्ट अपना राइट हैंड साइड को है। बट इसके साथ साथ क्या हुआ, हवा भी चल पड़ी बेटा, वो चली साउथवर्ड्स। प्लेन की वेलोसिटी ईस्टवर्ड्स 500 km/h। जो विंड है वो भी प्लेन को इधर को खींचती है। देखा होगा आपने डिस्कवरी पे, कई बार जो प्लेन है सही लैंड नहीं कर पाता, रीज़न हवा चल रही होती है, कई बार घूम जाता है बेटा। तो विंड जो है वो प्लेन को खींचेगी साउथ की डायरेक्शन में। ये ऐसे मानो कि आप ना ऊपर एक सैटेलाइट से देख रहे हैं सारा कुछ, तो आप सही इमेजिन कर पाएंगे। आप एरोप्लेन से भी ऊपर हैं और सैटेलाइट से आपको जो है प्लेन ऐसे आता हुआ दिखाई दिया, हवा चल पड़ी जो कि प्लेन को साउथवर्ड्स भी पुल करेगी एट द रेट 90 km/h। तो प्लेन को बेटा दो मोशंस एग्जीक्यूट करने हैं, तभी चैप्टर का नाम है 2 डायमेंशनल मोशन। इसने ईस्टवर्ड्स भी जाना है 500 की स्पीड से, और बेटा साउथ की तरफ को भी आना शुरू कर देगा। तो अब हमें दो वेक्टर्स यानी दो वेलोसिटीज़ ऐड करनी हैं। तो आपको जैसा बताया गया है कि पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, फिर डायगोनल ड्रॉ करिए उसी पॉइंट में से जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर शुरू हुए, यानी कि जो पॉइंट ऑफ एक्शन है। डायगोनल ड्रॉ हो गया, बस जिधर को डायगोनल है बेटा वही रिजल्टेंट है।
तो प्लेन जो है वो सीधा जाने की बजाय यूं जाएगा बेटा, समझ गए होंगे। प्लेन की वेलोसिटी जो है वो साउथ और ईस्ट के बीच में समवेयर सेट हो जाएगी, राइट। तो प्लेन ने ऐसे मूव करना है। अब क्वेश्चन है कि स्पीड कितनी थी। स्पीड यानी ये जो वेलोसिटी है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमने किया कि अगर दो वेक्टर्स अभी मैंने बताया राइट एंगल पे हों, उनका रिजल्टेंट निकलता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो रूट ऑफ 500 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर, बाकी जो भी आंसर आएगा वो मुझे डिस्कस नहीं करना, दैट इज़ अप टू यू कि आप कैसे निकालते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में पीछे जो आंसर गिवन है वो 508 किलोमीटर पर आवर है। दो वेक्टर्स अगर राइट एंगल पे होंगे, उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बस, वो 2ab cos थीटा नहीं आता उस केस में। अब अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्शन भी बतानी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसमें एक मैग्नीट्यूड होती है, वो स्पीड है, और एक डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन के लिए हम निकालेंगे एंगल, जैसा कि जो वेक्टर एडिशन का फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया गया था। वेक्टर का जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट का, उसको हम बता सकते हैं कि ईस्ट के साथ वो कितने एंगल पे है। लेट अस से वो एंगल है थीटा, वैसे हमने फाई लिखा था, थीटा भी लिख लो कोई बात नहीं, चल जाएगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, जो कि 90 के इक्वल है, और एंगल के एडजेसेंट होता है बेस, जो कि 500 के इक्वल है। तो परपेंडिकुलर और बेस से बेटा कौन सा टी रेशो निकलेगा, राइट हैंड साइड पे लिखिए। परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा टी रेशो आएगा, राइट हैंड साइड पे चैट बॉक्स में लिखिए, जो बच्चे लाइव लेक्चर देख रहे हैं। हाँ जी, tan थीटा आएगा, वेरी नाइस। चलिए तो tan थीटा लिखते हैं। चलिए तरनदीप बेटा, फिर tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बाकी बच्चे भी लिख सकते हैं। यश भारद्वाज, सुबह लक्ष्मी, हाँ जी आंसर लिखिए राइट हैंड साइड पे। यस यस यस, ठीक है, 9/50 ठीक है। कुछ बच्चों ने 0.18 लिखा, वेरी नाइस, सारे ठीक है बेटा। तो ये तो आ गया tan थीटा का वैल्यू। अब डिपेंड करता है कि आपका स्कूल का टीचर जो है, कुछ टीचर तो बोलते हैं कि आप बेटा आंसर लिख दो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.180, और वो कहेंगे कि हम पूरे मार्क्स दे देंगे, कोई बात नहीं है। थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 0.18, इतना लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे बेटा। कुछ स्कूलों में, कुछ स्कूल वाले आपको बोलेंगे कि एंगल भी निकालिए कि कितने डिग्री है। उसके लिए जाना है हमें नेचुरल टेंजेंट्स पे। अभी मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लो, बट ये निकालना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप अभी आंसर ये नोट कर लो बेटा, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री 12 मिनट साउथ ऑफ ईस्ट। आप अभी आंसर ये नोट कर लो, समझना है, अगले पेज पे आ रहा है वो कि ये कैसे निकला। जिन स्कूल्स में थीटा यहाँ पे छोड़ना है उनको टेंशन नहीं लेनी। जिन स्कूल में एक टेबल मिलेगा जिसमें लॉगरिथमिक टेबल्स, एंटी लॉग वाला टेबल, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन वाला टेबल मिलता है, तो टेबल से देख के हमें एंगल बताना है कि एंगल है कितना। एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है 10 डिग्री बस, लेकिन वो जो है एंगल हमें नेचुरल टेंजेंट्स वाले टेबल से निकालना पड़ता है। तो मैं एक्स्ट्रा इंक इरेज कर रहा हूँ, आप सॉल्यूशन नोट कर लो पूरा। इसके बाद अगले पेज पे आते हैं कि ये 10 डिग्री 12 मिनट कहाँ से टपका। चलिए, होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। किसी का पेंडिंग है स्क्रीनशॉट ले लो पहले, बाद में नोट डाउन कर लेना। चलिए, ये टेबल मैंने आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया है।
टेबल हैज़ बीन सेंट इन व्हाट्सएप ग्रुप। इसमें ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल टेंजेंट्स, 2 पेज पे है ये। हमें अब क्या करना है, हमारा जो वैल्यू आया था अभी अभी दैट वाज tan phi इक्वल टू 0.1800। बेटा इस टेबल में जो पहला रो है, सॉरी पहला कॉलम, उसमें एंगल दिए हैं डिग्रीज में। ये टेबल फिर राइट हैंड साइड पे दूसरे पेज पे फिर से कंटिन्यूड है, यहाँ फिर डिग्री लिखा हुआ है। यहाँ पे जा रहा है 0 से लेके ये 44 तक, और इधर ये शुरू हुआ बेटा 45 से और एंड में गया ये 99 तक, 89 तक सॉरी। 90 पे तो वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइन हो जाती है, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। 89 तक ही वैल्यू लिखी हुई हैं। चलिए अब इसको टेबल को मैनेज कैसे करना है, हमें एक वैल्यू ढूंढनी है यहाँ पे कहीं समवेयर। वो वैल्यू 0.1800 होनी चाहिए, या इससे थोड़ी सी कम हो वो भी चलेगी, जैसे 0.1793 कुछ ऐसे मिल गया वो भी चलेगा। इससे थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, इसके बराबर हो गया फिर तो मज़ा ही आ जाएगा बेटा। चलिए टेबल को मैं एनलार्ज कर रहा हूँ क्योंकि इतना छोटा आपको नज़र नहीं आएगा मोबाइल पे। चलिए टेबल को पहले एनलार्ज करते हैं। तो हमने देखना था 0.1800, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.00। बेटा ये नहीं देखना, ये डिग्रीज है, इधर देखेंगे यहाँ पे 0.01, 0.1, 0.1, हमें चाहिए 0.1800, 0.14 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, हमें 18 चाहिए। इधर को चलना शुरू करो, ये वैल्यू तो हो गई बड़ी, और ये जो वैल्यू है एक ये वाली 1799, यही वो वैल्यू है जिसको हम ढूंढ रहे थे। 0.1800 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था, तो ये वैसे तो बेटा ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1800 है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, डेसिमल यहाँ तो लिखा है, यहाँ डेसिमल नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं लगाया, बट यहाँ पे सभी जगह डेसिमल इज़ प्रेजेंट। प्लीज़ बी केयरफुल, डेसिमल हर जगह है बेटा, वो जगह थोड़ी शॉर्ट थी इसलिए नहीं लगाया गया, बट डेसिमल है। आगे भी ज़रा ध्यान देना, 45 डिग्री के बाद जो tan की वैल्यू है वो 1 से ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे लिखा गया है 1.3, बट यहाँ 1.3 नहीं लिखा, लेकिन 1.3 ही है। ये 1.4019 है, ये 1.4176 है। इसके आगे समवेयर जाके 2 भी शुरू हो गया, बट 2 आगे नहीं लिखा गया, ये पहली लाइन में होता है। आगे मान के चलो कि ये भी 2.0 है, ये भी 2.0 है, ये भी 2.0, ये वैल्यू है 2.1251, तो हर जगह 2 नहीं लगाएंगे, जगह कम है इसलिए। चलिए वापस आते हैं, हमें 0.1800 ढूंढना था, वो हमें नियरेस्ट नंबर मिल गया 0.1799। ये कितने डिग्री पे है बेटा, इधर डिग्री बोलना है, इधर 10 डिग्री, और कितने मिनट पे है, ऊपर मिनट लिखे गए हैं। आपको बताया था शुरू में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे 0 मिनट फिर 5 मिनट का गैप है, 6 मिनट, 12 मिनट, और ये जो बीच के 5 हैं वो निकालने के लिए इधर कुछ दिया हुआ है, मीन डिफरेंसेस, जैसे हम लॉग टेबल में देखते थे। तो एक वैल्यू ये वाली तो सिंपल थी बहुत, मैंने क्योंकि ये नंबर पूरा पूरे मैच कर गया, तो अभी तो हम आंसर लिखेंगे एग्जैक्टली 10 डिग्री, ऊपर को जाएंगे 12 मिनट। 10 डिग्री 12 मिनट एंगल है जिसका tan phi 0.1800 आएगा। करके दिखाऊं बेटा आपको, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। हमने एंगल निकाला है
मिनट थे बेटा 12 है ना, तो 12 मिनट के अगर मैं डिग्री बनाऊं तो 12/60 बेटा ये डिग्री 0.2 बने। इसमें 10 डिग्री हमने ऐड करना था क्योंकि 10 डिग्री 12 मिनट था ये, तो इतने डिग्री हो गए बेटा। इसका अगर मुझे टेंजेंट लेना है तो कैलकुलेटर को हमें साइंटिफिक पे करना पड़ेगा। 10.2 का हमें tan इनवर्स चाहिए, tan इनवर्स। फंक्शंस में हमें एंगल को डिग्री में निकालना है, ठीक है, डिग्री में लिखा हुआ है हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं हमें चाहिए tan इनवर्स। tan इनवर्स के लिए दबाना पड़ेगा सेकंड फंक्शन, ये tan इनवर्स आ गया। tan इनवर्स ऑफ, नहीं कुछ थोड़ी गलती कर दी हमने, सॉरी, 10.2 का हमें टेंजेंट लेना है, तो सेकंड फंक्शन नहीं दबाना था, tan दबाना था सीधे। तो देखो बेटा वैल्यू 0.1799 आ गई। इसी की बात हो रही थी ना उधर बेटा। 10 डिग्री 12 मिनट पे वैल्यू 0.1799 आ रही है। कैलकुलेटर पे यही आया बेटा। 10.2 डिग्री बन गए थे, हमने 12 मिनट के भी डिग्री बना दिए। इसका हमने tan थीटा लिया तो उसका वैल्यू 0.1799 आता है, वही टेबल में लिखा रहता है बेटा। तो आपने यहाँ से ढूंढना है कि हमारा आंसर जो है एंगल कितने डिग्री कितने मिनट आएगा। बस अब मैं आपको एक चीज़ और चेक करा देता हूँ कि मान लो ये, क्योंकि अभी ना हमने ये राइट वाले जो हैं मीन डिफरेंस नहीं यूज़ किए, वो सिखा देता हूँ कैसे यूज़ करना है उसको। तो अगर बाई चांस कभी निकालना पड़े tan इनवर्स, एक वैल्यू ले लेते हैं थोड़ी जो टेढ़ी हो थोड़ी सी, tan इनवर्स 0.2990, सपोज ये निकालना है हमें। तो हम ढूंढेंगे पहले 0.2990 के आसपास का नंबर बेस्ट कौन सा है। 2990 बेटा, 221 आ गया, 23 आ गया, 28 आ गया, ये 30 आ गया, यहीं पे होगा कहीं ना कहीं। 299 बेटा ये तो 3000 हो गया। ये नंबर हमारे नंबर से कुछ हद तक मैच करता है। 2990 यहाँ पे लिखा है 2981, तो हमारा आंसर आने वाला है 16 डिग्री। इधर ऊपर कितने मिनट हैं बेटा, 36। दोबारा देखिए 2981, 16 डिग्री 36 मिनट। लेकिन ये वाला आंसर इस वाले से कितना कम है, ये वाला आंसर छोटा है ना इससे, कितना छोटा। हाँ जी बोलिए बोलिए बेटा, राइट हैंड साइड पे लिखिए, डिफरेंस इज 9 है ना। तो इधर बेटा जो लास्ट के 5 कॉलम है ना, यहाँ पे मीन डिफरेंस लिखे हुए हैं। तो अगर तो जो डिफरेंस है 9 का, वो 9 आपको एग्जैक्टली मिल गया इधर, बहुत अच्छा। कई बार नहीं भी मिलता, मान लो यहाँ पे 8 लिखा रहता तो 8 भी चलेगा बेटा, एक आध डिजिट अगर ऊपर नीचे हो देन वी कैन मैनेज। अभी तो एग्जैक्टली 9 आ रहा है, तो 9 किसके नीचे लिखा हुआ है, ऊपर जाइए, 9 लिखा है 3 के नीचे। तो आपने ये 3 जो हैं वो 36 में प्लस करने हैं। पहले इस नंबर का नियरेस्ट नंबर ढूंढेंगे, उसके डिग्री और मिनट निकालेंगे, 16 डिग्री 36 मिनट। अब जो डिफरेंस रह गया कि इस नंबर से हमारे वाला नंबर कितना छोटा है, वो डिफरेंस ढूंढेंगे लास्ट वाले 5 कॉलम्स में। तो वो डिफरेंस जिसके नीचे मिल गया वो नंबर आपको 3 मिनट 36 में ऐड करना है। तो आंसर आ जाएगा 16 डिग्री एंड 36 प्लस 3 यानी कि 39 मिनट। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले लो बेटा, दोबारा फिर देख लो क्या किया गया है। 16 डिग्री 39 मिनट, फिर ऐसे करना पड़ेगा। चलिए होप, अच्छा इसका एक अलग से वीडियो भी बना के मैंने डाला हुआ है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैथमेटिकल टूल्स में, उसका लिंक भी नीचे गिवन है इसी वीडियो में। तो जिन्होंने पूरा डिटेल में करना है नीचे चले जाइए, वहाँ से मिल जाएगा बेटा। चलिए, मैंने एंगल आपको tan से निकालना सिखा दिया कि अगर हमें tan थीटा की वैल्यू पता हो तो एंगल निकलता कैसे है, उसका तरीका मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, एक्स्ट्रा इंक रिमूव करते हैं। मैंने आपको ये टेबल सेंड किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, जो बच्चे ज्वाइंड हैं अपने पास उनके पास टेबल है ये। बाकी जो बच्चे बाहर से हैं वो अपनी जो फिज़िक्स की बुक है ना बेटा, उसके एंड में जाएंगे, आपको वहाँ पे टेबल मिल जाएगा। नहीं मिला ऑनलाइन सर्च कर लो, कोई बात नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने क्या किया अभी, 0.1799 ढूंढा जो कि 10 वाले रो में था, तो 10 हो गया डिग्री, और 12 मिनट वाले कॉलम में था, तो अभी तो हमने आंसर 10 डिग्री 12 मिनट लिखना है। अब मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ। पिछली स्लाइड में यहाँ पे लिखा था साउथ ऑफ ईस्ट। अब ये साउथ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो थीटा है ईस्ट के साथ, बेटा ईस्ट के साथ 10 डिग्री 12 मिनट ऊपर को भी हो सकता है, 10 डिग्री 12 मिनट नीचे को भी हो सकता है। तो कैसे पता लगेगा कि इधर को आना है कि उधर को जाना है, तो हमें ईस्ट से साउथ की तरफ को आना पड़ेगा रिजल्टेंट खोजने के लिए। तो उसको लिखते हैं साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन से साउथ की तरफ को आइए 10 डिग्री 12 मिनट पे, तो आपको मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए, होप क्लियर हो गई होगी आपको टर्मिनोलॉजी ये। मान लो ये वेक्टर इधर को होता तो हम लिखते 10 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ, एक जो 45 डिग्री एंगल पे कोई वेक्टर बनता है ना यहाँ पे, उसको हम नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं, वो चलता है। पर ये 45 पे नहीं है, अगर 45 पे होता तो हम साउथ ईस्ट बोल देते, वो भी ठीक था। अभी गलत है क्योंकि अभी एंगल 45 नहीं है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा, बार बार फ्रीक्वेंटली आता रहा है एग्जाम्स में, कई स्कूल्स में आता है ऑल ओवर इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू हैव अ रिजल्टेंट ऑफ रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक वेक्टर का साइज p प्लस क्यू, दूसरे का p माइनस क्यू, रिजल्टेंट का साइज रूट ऑफ 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो वेरी सिंपल, r आपको दिया है, मैग्नीट्यूड a दिया है, मैग्नीट्यूड b दिया है, थीटा निकालना है। तो इनका बेस्ट जो फॉर्मूला है वो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसके बाद बेटा वैल्यूज पुट करिए, रिजल्टेंट की जगह रूट ऑफ 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, a की जगह p प्लस क्यू का स्क्वायर, b की जगह p माइनस क्यू का स्क्वायर, एंड 2ab कॉस थीटा। एक स्टेप हमने थोड़ा सा एडवांस में कर लिया, पहले करना ठीक रहेगा। स्क्वायर कर दो पहले दोनों साइड्स का, ताकि आपको स्क्वायर रूट में इतना लंबा ना लिखना पड़े। चलिए अब स्क्वायर्स को खोल दीजिए। तो जानते हैं सारे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो भी आपको आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी इंटू a माइनस बी कुछ होता था, यस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो भी लगा दिया बेटा। अब कुछ कैंसिल होता है वो कैंसिल करिए, 2p क्यू माइनस 2p क्यू प्लस कैंसिल, एक क्यू स्क्वायर इधर पड़ा है, एक क्यू स्क्वायर यहां भी पड़ा है, कैंसिल। अब इस वाले p स्क्वायर और इस वाले p स्क्वायर, दो p स्क्वायर है ना, इनको लेफ्ट पे लेके जाएंगे, 3p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा p स्क्वायर, और एक क्यू स्क्वायर बचा हुआ है यहाँ पे, उसको भी लेफ्ट पे ले जाइए, वो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। राइट पे बचा सिर्फ ये एक टर्म, समझ गए होंगे। 3p स्क्वायर में से p स्क्वायर दो पड़े हैं ना, इधर करेंगे माइनस तो एक p स्क्वायर बच जाएगा,
क्यू स्क्वायर यहाँ पे बचा ही नहीं था, यहाँ पे एक बचा हुआ, उसको लेफ्ट पे ट्रांसफ़र करिए। अब यहाँ भी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इधर भी एक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसको नीचे ले जाइए और इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2। अब आंसर आपको पता ही है, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे आता है? हाँ जी अंशवर्धन बेटा जी, राइट हैंड साइड पे आंसर लिखना शुरू करिए। श्रेया का आंसर क्या आया? यस, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस बेटा। 30 नहीं आना, 30 गलत लिख दिया बच्चों ने, 60 डिग्री आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चों का ठीक है बेटा। जिनको टी रेशोज अभी अच्छी तरह से याद नहीं हैं, वो टेबल को कम से कम 5 बार ड्रॉ कर लो बेटा। फिजिक्स में सिर्फ साइन कॉस टेन चाहिए बस, और वो 5 एंगल हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। उस टेबल को 5 बार ड्रॉ कर लोगे, याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब आ रहा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पेपर में आएगा तो एक ही नंबर का आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी तक हमने 2 वेक्टर ऐड किए थे, ट्रायंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से। अगर 2 से ज़्यादा हो जाए तो कुछ ऐसा सोचिए कि एक पर्सन पहले पॉइंट ए से या पी से क्यू पे चला गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई वेक्टर ए। फिर क्यू से वो एक और पॉइंट पे पहुंच गया से एस पे, नया डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर बी। फिर एस से वो एक और नए पॉइंट पे पहुंच गया टी पे, और नया डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर सी। फिर टी से वो एक और पॉइंट यू पे पहुंच गया और नया डिस्प्लेसमेंट था वेक्टर डी। अब आप बताओ कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो है, बंदा यहाँ से चला और वो पर्सन यहाँ से चल के बेटा यहाँ पहुँच गया। डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इन सभी डिस्प्लेसमेंट्स का जो टोटल है, नेट इफेक्ट है, वो तो ये वाला वेक्टर है। इसको अब हम बोलेंगे रिजल्टेंट। चलिए, तो रिजल्टेंट का जो अब रिलेशन है वो हुआ कि अगर 2 वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर्स हों, उनको हम एक पॉलीगन से, बेटा जैसे पेंटागन हेक्सागन होती थी ना, एक पॉलीगन से रिप्रेजेंट कर सके। व्हेन ऑल वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब जहाँ पे एक का टिप खत्म हुआ, नेक्स्ट का टेल शुरू होना चाहिए। जहाँ पे इसका टिप खत्म हुआ, नेक्स्ट का टेल शुरू होना चाहिए। दीज 4 वेक्टर्स ए बी सी एंड डी हैव बीन प्लेस्ड इन ऑर्डर। तो इसी पॉलीगन को जो साइड क्लोज करेगी, बंद करेगी ना, उसको रिवर्स ऑर्डर में ले लो, वो होगा इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो स्टेटमेंट याद करनी है, एग्जाम में आएगी तो 1 मार्क की आएगी। If a number of vectors could be represented in magnitude and direction by the sides of an open polygon, पहले हमने किया था by the sides of a triangle taken in order, then उधर लिखा था हमने थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे वो साइड जो इस पॉलीगन को बंद करेगी, क्लोज करेगी, उसको रिवर्स ऑर्डर में ले लो, वही होगा रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। प्रूव करना है तो आपको मैं समझा सकता हूँ, लेकिन प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आता है। देखो ए एंड बी वेक्टर ऑर्डर में है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर ऑर्डर में है, तो इसको ट्रायंगल लॉ से अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो बेटा वो यही आएगा। देखो ज़रा, इसको हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को भूल जाओ, दोनों ऐड होके बेटा ये आंसर आ गया। अब इस वेक्टर को इसके साथ बेटा ऑर्डर में ले लो, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ट्रायंगल लॉ से ये वाला, जो कि होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीनों को प्लस कर लिया। अब ए बी सी तीनों को भूल जाओ, इन सभी का रिजल्टेंट ये है। इसमें अब डी ऐड कर लो बेटा। अगेन यूज ट्रायंगल लॉ, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर, थर्ड को ले लो रिवर्स ऑर्डर में, वो इस वेक्टर और इसका होगा सम, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर आ जाएगा, वो इक्वल टू आर वेक्टर आ गया।
चलो पूरा नोट करना तो आपकी इच्छा है, बाकी प्रूफ वगैरह इसका एग्ज़ाम में नहीं आता, आएगा तो कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है, तो कोई बात नहीं है, याद हो जाएगा, इतना कुछ खास चीज़ नहीं है, कोई इसकी स्टार रेटिंग नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है, मुझे कराना पड़ेगा। चलिए अब शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को हमें माइनस कैसे करना है। माइनस करना पड़ता है बेटा कई बार, जैसे मान लो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में हमने लिखा था v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी के लिए वेक्टर्स को माइनस भी करना पड़ सकता है, बट वन डायमेंशनल मोशन में क्या था कि मोशन जो है स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होनी थी, तो वहाँ तो हमारा काम चल गया था कि एक को पॉजिटिव साइन दे दिया जो वेलोसिटी राइट को थी, जो लेफ़्ट को थी उनको नेगेटिव साइन दे दिया। बट अगर जो ऑब्जेक्ट हैं वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, यानी अगर साइकिल वाला जो है वो जा रहा है राइट हैंड साइड को, साइकिलिस्ट गया राइट को, और रेन गिर रही है नीचे को, ये साइकिलिस्ट की वेलोसिटी हो गई, रेन की वेलोसिटी बेटा डाउनवर्ड्स हो गई। तो अगर हमें पूछें कि रेन की वेलोसिटी साइकिलिस्ट को कैसे दिखेगी, वैसे मैंने क्वेश्चन करा दिया पहले भी ये, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी भी निकल आता है, तो आप कहोगे कि रेन की वेलोसिटी में से साइकिल की वेलोसिटी माइनस कर दो, वेक्टर सम, दैट्स ऑल। तो वेक्टर्स को हमें माइनस भी करना पड़ता है, माइनस करना बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, करके दिखाता हूँ। देखिए ये वेक्टर ए था अपना पुराना, और ये वेक्टर बी था, पहले भी हमने ऐसे ही ड्रॉ किया था। अब अगर मुझे ए में से बी माइनस करना है तो पहले एक आसान तरीका बताता हूँ, लेकिन वो लंबा मेथड है, बाद में वो छोटा तरीका सीख जाएंगे थोड़ी देर में। ए में से बी वेक्टर माइनस करना है तो हम ना बी वेक्टर का नेगेटिव ले लेंगे। देखो ध्यान से बेटा, अगर 5 में से 4 माइनस करना है, 1 आता है आप जानते हैं, लेकिन अगर मैं 5 में प्लस कर दूं -4, फिर क्या आंसर आएगा? वेरी नाइस, 1 ही आएगा। तो मैं a माइनस बी करने की बजाय कर रहा हूं a में नेगेटिव ऑफ b को ऐड, b के नेगेटिव को ऐड करूंगा a में। तो आप जानते हैं कि किसी वेक्टर का जो नेगेटिव है वो साइज में तो सेम होता है, बस डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो अब हमें a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, तो ऑब्वियस है पैरेललोग्राम अब नीचे की तरफ बनेगा, डायगोनल अब इधर को आएगा। चलिए एक्स्ट्रा इंक इरेज कर देता हूं, तो पैरेललोग्राम नीचे की तरफ बनाएंगे और डायगोनल भी नीचे की तरफ को आएगा। तो ये हुआ रिजल्टेंट किसका? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। तो इसको आप लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हाँ, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, ये तो था लॉन्गर मेथड। अच्छा ज़रा ध्यान से चेक करो कि ये जो रेड वाला वेक्टर है जिसको हम a माइनस बी कह रहे हैं, इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ। बेटा ये और ये वेक्टर सेम ही तो हैं, दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों का सेम साइज है, तो इसको भी वेक्टर a माइनस वेक्टर b लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि हमने a वेक्टर माइनस b वेक्टर कैसे निकालना है। वेरी सिंपल, ये अपना a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एक पैरेललोग्राम बना लें, यहाँ पे हमने पहले डॉट लाइन ड्रॉ की थी, पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल होते हैं, जो डायगोनल पॉइंट ऑफ एक्शन में से क्रॉस करेगा इस पॉइंट में से, वो होगा सम ऑफ द वेक्टर्स, जिसको हमने a प्लस बी बड़ी देर से लिखते आ रहे हैं, आज भी यही करते रहे हम। ये a प्लस बी हो गया। लेकिन एक पैरेललोग्राम का और डायगोनल होता है, दिस वन। देखो बेटा ये और ये सेम है ना, यही डायगोनल है
जो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आगे से याद रखना, जो डायगोनल पॉइंट ऑफ एक्शन में से पास करेगा वो होता है वेक्टर्स का सम, और जो डायगोनल दोनों वेक्टर की टिप्स को ज्वाइन करता है यानी कि पॉइंट ऑफ एक्शन में से क्रॉस नहीं करता, उस वेक्टर को हमने a माइनस बी वेक्टर लिखना है। चलिए, होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, अब मैं एक्स्ट्रा इंक इरेज करके जो हमें डायग्राम रिक्वायर्ड है उतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो a माइनस बी वुड पॉइंट फ्रॉम वेक्टर b टू वेक्टर a। तो जैसे 5 माइनस 4 एंड 4 माइनस 5 बेटा सेम नहीं आते ना। 5 प्लस 4 करें या 4 प्लस 5 करें वो तो 9 आएगा। 5 माइनस 4 एंड 4 माइनस 5 वो सेम नहीं आते। तो उसी तरह बेटा a माइनस बी और b माइनस ए में थोड़ा सा फर्क है। वो डिफरेंस क्या है, अगर a माइनस बी इधर को है तो b माइनस ए बेटा इधर को आएगा। अब आप कैसे याद रखेंगे, ये किधर को ड्रॉ करना है, ध्यान से सुनो। a वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों वेक्टर के टिप्स को ज्वाइन करने से आता है, बट एरो किधर मार्क करना है। डिफरेंस जो है वो सेकंड वेक्टर से शुरू होके फर्स्ट की तरफ को होता है। तो ये डिफरेंस b से शुरू होके a की ओर आएगा और b माइनस ए से स्टार्ट होगा और b पे फिनिश होगा। याद रहेगा, a माइनस बी बिगिंस फ्रॉम b एंड टर्मिनेट्स एट a। b माइनस ए वुड स्टार्ट फ्रॉम a एंड फिनिशेस एट b। ये याद रखो। और एक फॉर्मूला मैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहा हूँ, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो सकता है। रिजल्टेंट का हमें फॉर्मूला पता लग गया, बार बार यूज़ भी कर लिया, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था, जिससे a प्लस b वेक्टर का यानी कि सम निकलता है। डिफरेंस में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करना है, उससे आंसर आ जाएगा। सम हो वेक्टर्स का तो प्लस 2ab कॉस थीटा, डिफरेंस हो तो माइनस 2ab कॉस थीटा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर्स पे बेस्ड। ये क्वेश्चन आया है AIPMT में 2010 में। नीचे फिगर में 6 वेक्टर्स आर गिवन, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर, e वेक्टर एंड f वेक्टर। उसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं a थ्रू f, यानी a से लेके f तक 6 वेक्टर्स हैं। उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दिखाए हुए हैं। आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही स्टेटमेंट है। चलिए, हिट एंड ट्रायल भी यूज करना पड़ता है कई बार। हर ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है कि अगर हम b में e ऐड कर दें, बेटा ये वेक्टर b है, e वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड को है, ऐसे ये दोनों ऑर्डर में ड्रॉ कर दिए मैंने। क्या b में e ऐड करने पे ट्रायंगल लॉ से ये वेक्टर आएगा, चेक करो बेटा। एज टोल्ड, दो वेक्टर्स ट्रायंगल के अगर साइड से रिप्रेजेंट हो सकें इन ऑर्डर, तो जो तीसरा साइड है उसको रिवर्स ऑर्डर में ले लो, वो रिजल्टेंट होता है। तो b और e का रिजल्टेंट ये है, और ये कह रहे हैं कि b और e का रिजल्टेंट f है। क्या ये वेक्टर f जैसा है? हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखिए बेटा। f जैसा है ये वेक्टर? नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि b में अगर c ऐड कर दें, ये बेटा b वेक्टर था, इसमें c प्लस कर लेते हैं, इधर को आएगा। फिर से थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ये b और c का रिजल्टेंट है। क्या ये f के इक्वल है? हाँ, साइज में तो लग रहा है कि f के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में सेम नहीं ना है। f वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये नीचे को आ रहा है।
तो ये भी गलत चॉइस हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डी में सी ऐड करें। देखिए डी वेक्टर ये पड़ा है, सी मैंने ड्रॉ कर दिया, डी और सी हो गए ऑर्डर में, तो डी और सी का रिजल्टेंट आएगा ऐसे। क्या ये वेक्टर एफ से मैच करता है? नहीं कर रहा, ये भी गलत हो गया बेटा। चलो पहले 3 तो गलत हो गए, एक तो सही होगा फिर ना, 4th ही सही है। ध्यान से देखो बेटा, डी वेक्टर में ई वेक्टर ऐड करें। डी ऐसे है ऊपर की ओर, चेक कर लो, ई लेफ्ट हैंड साइड को है ऐसे। डी में अगर हम ई ऐड करें तो रिजल्टेंट बेटा इधर को आएगा, ट्रायंगल लॉ से। ये वेक्टर एफ से मैच हो रहा है, हो रहा है, वेरी नाइस। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। तो इसमें जो बेसिक पॉइंट है वो आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करना है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, हो सकता पहले ही ठीक हो जाए, तो करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। तो जिन बच्चों को समझ आ गया बहुत अच्छा, जिनको डाउट है अभी इसमें, इसको पीछे कर लीजिए वीडियो को, कोई बात नहीं है, दोबारा फिर करने में कोई हर्ज नहीं है, समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है, 2 वेक्टर्स जहाँ पे एक का टिप खत्म हुआ, दूसरे का टेल वहाँ से शुरू होना चाहिए, ड्रॉ कर लो। जो तीसरी साइड है उसको रिवर्स ऑर्डर में ले लो, यानी कि टेल को टेल से मिला दो और टिप को टिप से मिला दो बेटा, रिवर्स ऑर्डर में हो गया। वो इन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये अगर सी है, तो सी इज इक्वल टू सम ऑफ ए एंड बी। ट्रायंगल लॉ लगाना है। चलिए, होप क्लियर हो गया होना चाहिए, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। एक्स्ट्रा इंक्रीज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, सम ऑफ 2 वेक्टर्स, magnitude of sum of 2 vectors is equal to magnitude of the difference of the 2 vectors, then angle between these vectors is। तो एंगल क्या हुआ दोनों वेक्टर्स के बीच का? तो अभी अभी आपको बता के हटाऊं मैं कि सम निकलता है इस वाले डायगोनल से जो पॉइंट ऑफ एक्शन में से क्रॉस करा, और डिफरेंस जो है वो टिप टू टिप ज्वाइन करने पे आता है। क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर का लेंथ। तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ अगर सेम है तो वेक्टर्स में एंगल कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल थीटा कितना है। तो अभी तो आप देख पा रहे हैं कि ये साइड तो छोटी है, ये रेड वाला वेक्टर बड़ा है साइज में। तो हमें एक ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें ये दोनों डायगोनल सेम साइज के होंगे। तो ऐसा फिगर जो है क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कौन सा होगा, राइट हैंड साइड पे चैट बॉक्स में लिखिए, जिसके दोनों डायगोनल का साइज सेम होता है। हाँ जी, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए बेटा। यस, आंसर आने शुरू हो गए हैं। कुछ बच्चों ने स्क्वायर लिखा है, सही है। यस, एक ने रेक्टेंगल भी लिखा है, रेक्टेंगल भी सही है। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर साइज के होते हैं, बिल्कुल सही है। स्क्वायर के भी दोनों डायगोनल बराबर होते हैं बेटा, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप जान गए कि ये जो एंगल है ये वाला स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कितने डिग्री होगा। ठीक है, सही आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी नाइस। 90 डिग्री आंसर आएगा, सो सिंपल। वी नीड अ फिगर इन विच दीज 2 लेंथ्स आर इक्वल। एक लेंथ इनमें से सम ऑफ द वेक्टर्स है, एक लेंथ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स है। मैग्नीट्यूड चाहिए था डिफरेंस का और सम का सेम, तो हमें ये दोनों लेंथ बराबर के चाहिए। दोनों लेंथ बराबर जो हैं वो आएंगे रेक्टेंगल में या स्क्वायर में। तो दोनों में ये एंगल जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल 90 बनेगा।
एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन है वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस। बेटा अभी अभी हमने किया कि दो वेक्टर्स का सम ये वाला था, दो वेक्टर्स का डिफरेंस ये वाला था। हमें बोला गया है इस बार कि जो एंगल है बिटवीन सम एंड डिफरेंस वो भी 90 डिग्री है। अब हमें फिगर ढूंढनी है वो वाली जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे होते हैं। आंसर लिखिए राइट हैंड साइड पे चैट बॉक्स में। हाँ जी, कुछ बच्चों ने लिख दिया वेरी नाइस। स्क्वायर, स्क्वायर बहुत बच्चों ने लिखा है। एक फिगर और है स्क्वायर के अलावा, स्क्वायर भी सही आंसर है, करेक्ट है। स्क्वायर में सम और डिफरेंस यानी कि दोनों डायगोनल्स में एंगल 90-90 होता है। इधर को निकालेंगे तो भी 90 आएगा, जैसे मर्जी कर लो। हाँ जी, एक और फिगर है। यस, कुछ बच्चे लिख पाए, सभी का आंसर नहीं आया। रोम्बस, रोम्बस में भी डायगोनल होते छोटे बड़े हैं बेटा, ये वाला छोटा रहेगा ये बड़ा रहेगा, लेकिन एंगल यहां भी 90 आता है। अच्छा, रोम्बस और स्क्वायर में क्या सिमिलरिटी होती है बेटा? रोम्बस और स्क्वायर में क्या सिमिलरिटी है? एंगल तो सेम नहीं होते, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम नहीं है। हाँ, एक सिमिलरिटी तो यही होगी कि डायगोनल्स राइट एंगल पे हैं। उसके अलावा क्या सिमिलरिटी है? हाँ जी, दोनों की ऑल द फोर साइड्स सेम होती हैं। तो बेटा चाहे स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो, इस वाले वेक्टर का साइज मैग्नीट्यूड इस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मैच करेगा। तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे, तो फोर्थ चॉइस सही चॉइस है। इक्वल टू ईच अदर नहीं करना बेटा, ये गलत है। रीजन, अगर ये वेक्टर है ए, बेटा ये राइट को पॉइंट कर रहा है, ये वेक्टर है बी, ये ऊपर की तरफ को पॉइंट कर रहा है। दो वेक्टर्स को सेम होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दोनों सेम चाहिए। चलिए, होप क्वेश्चन में ज़्यादा कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, अब अगला पार्ट आ रहा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये मैंने इसलिए डाल दिया कि कुछ बच्चों का डाउट था कि हमें रिजोल्यूशन वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ। चलिए दोबारा कराता हूँ बेटा, कोई बात नहीं है। वेक्टर ए, वेक्टर ए तीनों सेम है बेटा। ये रिजल्टेंट हो सकते हैं किन किन वेक्टर्स के पेयर के। एक पेयर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो वेक्टर ए जो है इसको मैं अभी पी वेक्टर लिख देता हूँ, इसको क्यू वेक्टर लिख देता हूँ। ये पी और क्यू का सम है वेक्टर ए। अनदर सेट वेक्टर ए इन दोनों का सम भी है, इसको मैं वेक्टर एम लिख देता हूँ, इसको वेक्टर एन लिख देता हूँ। एम और एन का सम भी वेक्टर ए है। एक और तरीका है बेटा, मतलब तरीके बहुत सारे, एक नहीं है, सो मैनी आर देयर। इनको मैं अभी कोई और नाम दे देते हैं। पी क्यू यूज़ हो गया, इसको मैं आर वेक्टर लिख देता हूँ, इसको मैं एस वेक्टर लिख देता हूँ। आर और एस का सम है वेक्टर ए। तो जब एक वेक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको वर्ड यूज़ करते हैं रिजोल्यूशन। तो ये मैंने 3 तरीकों से आपने वेक्टर ए को रिजॉल्व करना सिखा दिया। लेकिन इनमें से जो ये वाला मेथड है जिसमें जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं, कंपोनेंट मतलब जो पार्ट्स किए हमने ए के, अगर उनमें एंगल 90 डिग्री बन जाए तो ये शेप होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के नाम से ही निकला है वर्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी कि वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स करने हैं जो एक रेक्टेंगल के अलोंग, रेक्टेंगल की साइड्स के अलोंग पॉइंट करेंगे। तो अगर ये वाला एंगल है थीटा, एक्स्ट्रा इंक हटाता हूं पहले,
ये एंगल अगर थीटा है तो मैंने कई बार पहले बता चुका आपको, इफ दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ए से डिवाइड करेंगे यानी कि हाइपोटेन्यूज से, तो आएगा साइन थीटा, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे बेटा, ए साइन थीटा। इसी तरह से बेस को लिखेंगे ए कॉस थीटा, कॉस वाला ट्राई कर लो टी रेशो, उससे निकल आएगा। अगर ये चीज ए साइन थीटा है तो बेटा ये भी ए साइन थीटा होगा। सो सिंपल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल में भी सेम है बेटा। तो ये फ्यूचर में भी याद रखना है बेटा आपको, ये ए कॉस थीटा ए साइन थीटा जो मैंने लिखे ये भी फ्रीक्वेंटली यूज होते रहेंगे। चलिए इधर ए कॉस थीटा लिखेंगे, इधर ए साइन थीटा, और वही ए साइन थीटा इधर भी आ जाएगा। ओके, सो दिस रिजोल्यूशन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। और ये जो दो पार्ट्स बना दिए हमने, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, इनको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपने दो याद रखनी है चीजें, जिस तरफ एंगल बना होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट कंपोनेंट, वो आएगा ए कॉस थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसको कंपोनेंट को आपने ए साइन थीटा लिखना है। ये जो रिजोल्यूशन है ये भी फिजिक्स में बार बार यूज होगी, जिधर एंगल उधर कॉज, जिधर एंगल नहीं उधर साइन लिखना है। तो जैसे एक वेक्टर है, उसके मान लो मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट्स कर दिए। एक्स की डायरेक्शन में जो ए कॉस थीटा आया वो लेटस से 3 था, और जो ए साइन थीटा आया वो लेटस से था 4। तो इसको मैं लिखूंगा 4j कैप, और इसको लिखूंगा 3i कैप। आई कैप मतलब एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। बेटा आई कैप का साइज 1 है, अगर मैं उसको इंटू 3 कर दूंगा तो उसका साइज 3 टाइम्स हो जाएगा। इतना आई कैप है ये वाला। तो ये पूरा क्या हुआ 3i कैप। बेटा इसका साइज 3 टाइम्स है, इसको 3i कैप लिखेंगे। और इधर को बेटा लेटस से 4j कैप आ गया, मान लो एग्जांपल के लिए। तो वेक्टर ए इस वेक्टर का, यानी कि जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर था, और वाई के लॉन्ग जो वेक्टर है, इन दोनों का सम है। तो अगर पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है तो वेरी सिंपल बेटा, बेस 3 है ट्रायंगल का, हाइट 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि इक्वल टू 5 आ जाएगा। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से निकल आता है। चलिए यहाँ पे 4j कैप लिख देना, यहाँ से मिस हो गया, डिलीट हो गया मेरे से लग रहा है। चलो 4j कैप, ओके। अच्छा ये तो था कि अगर वेक्टर जो है वो 2 डायमेंशनल, यानी कि कंप्यूटर पे जैसे ड्रॉ हो रहा है, प्लेन में हमें अगर वेक्टर ड्रॉ करना हो, लेकिन कभी कभी वेक्टर जो है 3 डायमेंशनल होता है, उसमें फिर z कंपोनेंट भी होगा। उस केस में भी आपने टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा। उस केस में वेक्टर जो है वो कुछ ऐसे होगा। मान लो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 3, 4, 12। तो जिस दिन मैंने कराया था आपको 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, तब समझाया था कि रूम में अगर हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है तो x के लॉन्ग जाना पड़ेगा 1, 2, 3, फिर y के लॉन्ग जाएंगे 1, 2, 3, 4, इतना ऊपर को चढ़ जाएंगे। एंड लास्टली z के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हमने z एक्सिस बोला था, उधर को जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है k कैप। तो आपने इधर को आना है बेटा 12 पॉइंट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर कोई मॉस्किटो घूम रहा है उसको आप पकड़ पाएंगे। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। जैसे यहाँ पे 2 लिखे आपने, इधर 3 लिखने हैं बेटा। सो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है इसका a का, तो वही तरीका जो ऊपर किया आपने, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 12 का स्क्वायर कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे -12 लिखा हो तो भी आप प्लस 12 करेंगे, क्योंकि -12 का स्क्वायर भी तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना बेटा।
मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, यहाँ पे सारे प्लस 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 ही आएंगे। चलिए, होप आपको रिजोल्यूशन का मीनिंग पता लग गया होगा। रिजोल्यूशन मतलब एक वेक्टर को डिवाइड करना दो में, ये दो में डिवाइड हो गया। ये हम फिजिक्स में बार बार यूज़ करते रहेंगे। यहाँ पे ये वेक्टर जो था ये तीन में डिवाइडेड है, तीन कंपोनेंट्स में, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। ये लेकिन हमें प्रैक्टिकली कहीं यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये तो हमें फिजिक्स में रिपीटेडली यूज़ करना है। ये रेयरली यूज़ होगा, यानी बहुत यूज़फुल नहीं है। ये बहुत यूज़फुल है, +1 +2 में चलता रहेगा। दोबारा फिर बोल देता हूँ, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन मतलब एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स कर देना जो आपस में राइट एंगल पे होंगे, और ये जो दो कंपोनेंट्स हैं जिधर एंगल बनेगा उधर कॉज लगाने पे आता है, और दूसरी साइड का कंपोनेंट साइन लगाने पे आता है। ए के साथ आपने साइन लगाना, इधर कॉज लगाना। वेक्टर ए के साथ लगाना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ लगाना है। चलिए अब वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। ये होमवर्क है आपके लिए, एक मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर निकालना है। वो निकाल के आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे कि क्या आंसर आया। -9 आई क्या, मैंने बोला था स्क्वायर होके प्लस ही आएगा, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट करना आपको, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। चलिए, ये एक ना फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, पीएमटी में, जेई में भी आ सकता है, अभी तक नहीं आया वैसे। A particle has initial velocity 3i cap plus 4j cap and has acceleration 0.4 i cap plus 0.3 j cap. तो आफ्टर 10 सेकेंड इसकी स्पीड क्या होगी? तो इस टॉपिक की बेटा जो ब्यूटी वो ये है कि आई कैप का जे कैप के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग अलग चलते हैं बेटा। आई कैप और जे कैप और के कैप भी अगर होता तो, यहाँ तो नहीं है अभी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जैसे आपने बेटा लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन चल रहा है, उसमें आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया बेटा एक्स पेंसिल्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई, ये पेंसिल्स हैं, पी फॉर पेंसिल्स, एंड वाई कार्स, टॉय कार्स लेटर से। उधर बेटा लिखा हुआ है 20 पेंसिल्स एंड लिखा हुआ है 90 कार्स। तो समझ गए होंगे, कार वाला कार से मैच होगा बेटा, पेंसिल वाला पेंसिल से मैच होगा, पेंसिल कांट बी इक्वल टू कार। उसी तरह बेटा जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट को ही इफेक्ट करता है, वाई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के साथ जुड़ता है। तो इनको आपने इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं खास नहीं है इसमें। क्वेश्चन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 3i कैप 4j कैप, एक्सेलरेशन गिवन है 0.4i कैप 0.3 j कैप। 10 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए तो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो लगा देते हैं पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u लिख दिया हमने, एक्सेलरेशन लिख दिया, टाइम हमें 10 सेकंड दिया था वो भी लिख दिया। 10 को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 हो जाएगा 4, 0.3 हो जाएगा 3। तो जैसे मैंने बताया कि पेंसिल जो है वो पेंसिल के साथ ही जुड़ेंगी, तो आई कैप से जुड़ेगा और जे कैप से जुड़ेगा। समझ गए? तो क्या लिखेंगे फिर? यस, 7i कैप, वेरी गुड, एंड 7 जे कैप। बट ये वेलोसिटी है, आपको निकालनी है स्पीड। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होता है। तो ऐसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने अभी अभी क्या किया बेटा? आई नहीं देखना आपने, जे नहीं देखना, सीधा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब भी वही करना है। ऑल स्लाइड्स, अब भी यही करना बेटा। अब 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, आई और जे नहीं लेने आपने, तो वो हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड।
स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती ना बेटा। चलो 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, जो अच्छे बच्चे हैं वो 7 स्क्वायर को कॉमन लेंगे, जो खतरों के खिलाड़ी हैं वो 49 प्लस 49 लिखेंगे और पंगे में पड़ेंगे। 7 स्क्वायर को कॉमन लिया तो बचा 2, 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 ही आ जाएगा। क्यों पंगे में पड़ना है? 1 प्लस 1 √2। अगर तो ये ऐसे आंसर दिया हुआ है बहुत अच्छे, अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? लिखिए लिखिए लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए बेटा। √2 की वैल्यू 1.414, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना क्या आंसर आता है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर सारा समझ आ गया, आपको अच्छा लगा, लाइक करिए और फेलो फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए, आपको इधर उधर देखना ही नहीं पड़े। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।